In the continuation of the previous lectures, थोड़ा सा खामोश क्या करें। जाहिर मैंने कुछ अर्सा पहले भी आपको कहा था कि in the future you will continuously listen the bad news. तो जागरण सिंड्रोम की बात होगी तो जागरण सिंड्रोम is a family member of the connective tissue disease और ये रेयर भी होता है और कभी पहचाना जाता है कभी नहीं भी पहचाना जाता। समटाइम्स इट प्रेजेंट विद द क्लासिकल सिम्टम्स और समटाइम्स प्योरली नॉन क्लासिकल वे। है ये क्या? बेसिकली ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज है और ये इफेक्ट करती है गिलेट्स को, स्पेशली एक्सोक्राइन गिलेट्स, जिसमें आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स और पैराटिड ग्लैंड्स, ये दो मेन टारगेट हैं इसके। नतीजा क्या निकलता है कि आंखें भी खुश्क हो जाती है और आंख भी खुश्क हो, ठीक है। तो ये मेन इसके क्लिनिकल फीचर, ड्राई माउथ, ड्राई आईज, इट अकर्स ड्यू टू लिम्फोसाइटिक। अब आपने देखा कि जो एसएलई, आरए और बाकी जो जितनी सारी डिजीजेस का जिक्र हुआ वहां पे भी लिम्फोसाइट है, लेकिन यहाँ पे भी लिम्फोसाइट है। वही लिम्फोसाइट हर जगह इनकाउंटर कर रहे हैं क्योंकि वो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इम्यून मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ कुछ और सेल का भी जिक्र आपको मिलेगा, लाइक मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल्स, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये समव्हाट अ स्टेप अहेड है। उसके अलावा दिस कंडीशन में परसिस्ट एज अलोन, कभी ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली जॉगरन सिंड्रोम होता है, कभी ये किसी और डिजीज की वजह से होता है, जैसे कि एसएलई है, आरए है, स्क्लेरोडर्मा है या मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉगरन के फीचर होंगे और सेकेंडरी में कोई ना कोई एसोसिएटेड डिजीज होगी। तो जो प्राइमरी है वो होता है इन एब्सेंस ऑफ द अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, लेकिन जो सेकेंडरी है उसके लिए पैरेलली कोई ना कोई एविडेंस होता है कि हाँ इस पेशेंट को एसएलई या आरए या स्क्लेरोडर्मा या एमसीटीटी जो है वो है। आपने देखा कि एसएलई से लेकर आरए से लेकर जितनी सारी डिजीज प्रीवियसली डिस्कस हुई है तो सब में एक सेम लाइन ऑफ जो है वो इटियोलॉजी आती है, काउंटर कि देखें कि यहाँ पे भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो मतलब इम्यून सिस्टम का और जेनेटिक्स का एक स्ट्रांग कोरिलेशन बनता है कि जहाँ पे भी ये ऑटो इम्यून डिजीजेज है वहाँ कोई न कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्पेशली आपने एसएलई या आरए इनमें देखा कि वहाँ पे भी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वाला सिस्टम इनसे जो कंपेबिलिटी इशू है वो यहाँ था। और उसके अलावा स्टेट 4 और एक और अदर जीन है जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑटो इम्यून डिजीज के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। नंबर टू ये ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन है। हमारे बॉडी के सेल हमारे ही खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अपना ही बिगड़ा हुआ बच्चा है जो माँ बाप का नाफरमान बन जाता है। तो इसी तरीके से ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन में यहाँ आप देखें कि डेंड्राइटिक सेल का भी जिक्र आ गया और आगे चलकर आप मैक्रोफेजेस का भी जिक्र सुनोगे। प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, जो ऑटो एंटीबॉडीज इस डिजीज में पैदा होती हैं वो थोड़ी सी स्पेसिफिक एंटी रो ऑब्लिक एसएसए एंड एंटी एलए ऑब्लिक एसएसबी, ये दो किस्म की एंटीबॉडीज है जो कि इस डिजीज के इन्वेस्टिगेशन में पिरामिनेंटली इंक्लूड की जाती है टू लेबल द जॉगरन सिंड्रोम। उसके अलावा जैसे प्रीवियस ऑटोइम्यून डिजीजेस में एटियोलॉजी एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे भी है कि वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें एपिस्टिन बार है, साइटोमेगालो है या हेपाटाइटिस सी। अब हेपाटाइटिस सी के लिए इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में हर चौथे से लेकर छठे एडल्ट को हेपाटाइटिस सी का चांस है। तो इतनी कॉमन है हमारे यहाँ, तो जाहिर है ये डिजीज भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो वो जो मोस्ट ऑफ द टाइम हेपाटाइटिस सी में प्रेजेंट विद द फीचर्स ऑफ द डिप्रेशन, कि मरीज कहेगा कि जी मुझे कुछ भी नहीं है, बस मजा नहीं है जिंदगी में। तो ये भी एक हेपाटाइटिस सी का फीचर हो सकता है। सिंपल एक स्टेटमेंट कि जी लाइफ में मजा नहीं है, लाइफ एंजॉय नहीं है। तो इस वजह से
उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स आपने देखा कि हर वो पिछली जो हमने प्रेजेंटेशन की तो उसमें फीमेल डोमिनेंट थी और यहाँ पे भी देखे कि फीमेल डोमिनेंट, ठीक है। तो 9 फीमेल और 1 मेल ये रेशो है इस डिजीज का, और ये सजेस्ट करता है कि फीमेल जो हार्मोन्स है वो प्ले रोल करते हैं इसमें। एपिडेमियोलॉजी में तो देखेंगे एपिडेमियोलॉजी में ये 4% वर्ल्ड वाइड प्रिवेलेंट है, 4%। दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 4% है। उसके अलावा इसकी जो एज है उसमें हमने प्रीवियस डिजीज में देखा वो 30-50 थी, और ये है 40-60 या ओल्ड, उससे भी ज्यादा, और रेशो वही, और मोर कॉमन इन इंडिविजुअल्स विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। तो फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ एक रिस्क फैक्टर है फॉर जॉगरेन्स सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी में इसमें 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये कि इम्यून एक्टिवेट होता है बी और टी सेल, और उसके बाद वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन के डिफरेंट टाइप्स और साइटोकाइन्स के डिफरेंट टाइप्स जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रोवोक करते हैं। नतीजतन तो क्या निकलता है कि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, और पार्टिकुलर उसका टारगेट जो है वो पेराटाइड ग्लैंड या सब सिलेवरी ग्लैंड या लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, और वहां से क्या होता है कि ओवरऑल जो हार्मोन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं सिलेविया या जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नतीजतन तो एक तो पहले डायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पहले उनकी अमाउंट कम होगी, फिर आस्ता आस्ता जो है वो मुंह का खुश्क होना या आंखों का खुश्क होना। आंखों की खुश्क होने की पहली अलामत ये है कि वहाँ रेडनेस, कंजेशन और फिर ग्रिटिंग सेंसेशन की आंखों में चुभन होगी। और यही नहीं रुकता कि वहां वो सिर्फ पेराटाइड या लेक्रिमल तक महदूद हो, फिर आगे चलकर वो सिस्टमिक ऑटो इम्यूनिटी के फीचर्स भी इस डिजीज में पैदा होते हैं। और उसमें देखें कि हर वो कनेक्टिव टिश्यू एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, और यहाँ पे भी देखें कि वही किडनीज भी आ गई, लंग्स भी आ गए, लिवर भी आ गए, ब्लड वेसल भी आ गई और नर्वस सिस्टम भी आ गई। मतलब अगेन कि जितनी सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, वो मेरा जुमला याद रखें कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व मिल रहे हैं तो वहां आपने कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस या इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स का जरूर सोचना। रिस्क फैक्टर में यही कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसमें HLA-DR और IRF ये पॉलीमॉर्फिज्म के जेनेटिक मेकअप है, और फीमेल जेंडर, वायरल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, एनवायरमेंटल या टॉक्सिक, स्मोकिंग। अब देखो स्मोकिंग अगेन दोबारा गिरा, तो स्मोकिंग इज एन स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। साइन और सिम्टम तो एक तो ये है, इसको कहते हैं सिका सिंड्रोम, ठीक है, सिका सिंड्रोम। तो साइन सिम्टम तो ड्राई आईज होगी, ड्राई माउथ होगा। सिस्टमिक सिम्टम में जो सिस्टम इन्वॉल्व होगा उसके सिम्टम होंगे, जैसे मस्कुलोस्केलेटल यूजुअली पेन के साथ आते हैं, और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन में ड्राई स्किन, रेनाल्ड्स फिनोमेना, वेस्कुलाइटिस, रेनाल्ड्स फिनोमेना आपने देखा कि वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, ओवरलैप सिंड्रोम सब जगह आपको मिल रहा है। मैंने कहा कि यू विल लिसन बैड न्यूज, अ सीरीज ऑफ बैड न्यूज, ओके जी। तो पल्मोनरी डिजीज में आप देखें कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ILDs ये कॉमन है, और उसके अलावा ये पेशेंट जो है किरानी कफ के साथ भी आ सकते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी ये डेवलप कर सकते हैं। रिगार्डिंग द किडनी, वो उसमें भी ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब ये रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का जिक्र आप जब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होंगे तब इसका ज्यादा सुनेंगे, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या फाइनल ईयर पे ये आपको फिजियोलॉजी में तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन आगे चलकर इसके 3-4 टाइप हैं, 1, 2, 3 को ओमिट करके 4 पे चले जाए। तीसरा टाइप जो है उन्होंने थोड़ा सा खत्म किया। GI में ये डिस्पेजिया आपने देखा कि वो जो स्क्लेरोडर्मा थी वो भी डिस्पेजिया के साथ आ रही थी, तो ये डिस्पेजिया के साथ आ रहा है। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2, 3, और इसमें मुख्तलिफ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होते हैं।
और वहाँ ANA भी पॉजिटिव होता है। अब एक जनरल कंसेप्ट है कि ANA तो SLE की है, लेकिन याद रखना ANA इज द ओपनिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल द ऑटोइम्यून। ब्लड में लिम्फेडिनोपैथी, जो प्रीवियस हमारी प्रेजेंटेशन थी तो उसमें हमने जिक्र किया था लिम्फोमा का, और यहाँ पे भी देख लें कि यहाँ पे भी ये लिम्फोमा आ रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर इसमें T और B सेल इन्वॉल्व हैं, ऑटोइम्यून मैकेनिज्म जो है, तो इस वजह से इन पेशेंट्स में लिम्फोमा कॉमन है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप देखें कि एक तो ये प्राइमरी है, अगर प्राइमरी ये जॉगरन सिंड्रोम नहीं है तो और क्या हो सकता है कि देखें कि इसमें ऑटोइम्यून डिजीज, तो आपने RA को कंसीडर करना है, SLE को कंसीडर करना है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को कंसीडर करना है, और IgG4 को, उससे रिलेटेड जो डिजीजेज है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, हेपेटाइटिस C वायरस, इसको काइंडली हेपेटाइटिस C भी मल्टीपल जो है ना ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, हेपेटाइटिस C डायरेक्टली ब्रेन, डायरेक्टली थायराइड, डायरेक्टली पैंक्रियास, ये इन पे असर करता है। तो उसके अलावा HIV और एड्स, याद रखना कि जहां हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं कि वो मल्टी सिस्टम है, तो प्लीज ये जरूर नोट करना कि आपका फाइनली उसमें HIV भी इंक्लूड करें। HIV भी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर करवाता है। HIV नेवर किल्स द पेशेंट, बट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस और मैलिग्नेंसी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेथ ऑफ द पेशेंट। अदर ऑर्गन सिस्टम जो पहले भी जिक्र किया कि पहले नोट कर लें कि ये एक सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, सिस्टमिक, लेकिन अर्ली स्टेज में ये सिर्फ आंख और ओरल कैविटी को इन्वॉल्व करती है, लेटर स्टेजेस में इसकी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्राइमरीली एक्सोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करती है। नंबर 3, ये मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। और नंबर 4, लीडिंग टू डाइवर्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी, फीचर से फीचर को मिलाएंगे तब जाके डायग्नोसिस बनेगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड जो है वो जीरोस्टोमिया, बायलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट। अब बायलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट जहां आप जोग्रन का सोच रहे हो, वहां आप मम्स का भी सोचो, अल्कोहलिज्म का भी सोचो, और बायलेटरल पेरोटाइटिस वायरल इन्फेक्शन, अदर वायरसेस भी हैं, और कभी कभी स्टोन भी आ जाते हैं पैरोटिड डक्ट के अंदर, ठीक है ना। बायलेटरल एडिनोमा भी हो सकता है, बायलेटरल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है। और कभी कभी क्या होता है कि जोर से कोई मुंह पे चाटे मार दे तो पैराटिड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है। लेक्रिमल ग्लैंड्स, कंजक्टिविटिस सिक्का, ड्राई आईज, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, प्लस कॉर्नियल अल्सर और फोटोफोबिया, ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जब ये लैक्रिमल ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में इसमें 3-4 किस्म की कॉमन प्रेजेंटेशन है कि एक तो ये ILD, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। इसमें आप देखोगे कि आपको तकरीबन 20 से ज्यादा डिजीज मिलेगी ILD में। ये ILD एक नहीं है, ILD ग्रुप ऑफ डिजीज है। और उसके अलावा दूसरे इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस और प्लस ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, COPD जिसको कहा जाता है। लेकिन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव उसमें स्मोकिंग ज्यादा होती है, लेकिन ये नॉन स्मोकिंग COPD होगी। और उसके अलावा मैंने बताया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होती है तब आस्ता आस्ता पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और नतीजतन वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जहां डिस्निया के साथ प्रेजेंट होती है और वहां वो पिलेटिपीनिया के साथ प्रेजेंट होती है। पिलेटिपीनिया का मतलब है डिस्निया इन सिटिंग। वैसे अगर डिस्निया जब हार्ट फेल्यूर होता है तो मरीज लेटता है तो डिस्निया होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि मरीज बैठता है तो उसको डिस्निया होती है। और आप अगर रूटीन में जब मेडिसिन या वार्ड में काम करो, अगर ऐसा कोई केस है कि मरीज कहे मुझे बैठा हो तो वो रिलैक्स, लेटा हो
तो उसकी कंडीशन खराब हो तो वो आर्थोपीनिया होगी। अगर मरीज कहे कि जी मुझे लिटाओ, जैसे बैठे तो उसकी कंडीशन खराब हो जाए, प्लेटिपीनिया। प्लेटिपीनिया का दूसरा काज जो है वो मैसिव असाइटिस है, जो कि सीएलडी में आप देखते हो। तो जिनके पेट भर जाते हैं, प्लेटिपीनिया नॉर्मली ये प्रेग्नेंट फीमेल फुल टर्म है वहां पे भी हो जाती है। प्लेटिपीनिया इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन चाहे हाइपरडायनामिक हो चाहे हाइपोडायनामिक हो या ओल्गी-वाइट सिंड्रोम हो, तो इसमें भी प्लेटिपीनिया हो जाती है। कुछ लोगों को वो लोग जो एरोफेजा करते हैं, हवा खाने चलते हैं, बाहर की हवा खाने, तो जो लोग खाना खाते हैं और बात भी करते रहते हैं तो फूड पार्टिकल के साथ एयर भी अंदर स्टमक के चली जाती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि थोड़ा खाना खा लिया, पेट भर लिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया। इसको कहते हैं एरोफेजिया। ये आपको गैना की फिजियोलॉजी में इसका बेहतरीन जिक्र मिलेगा एरोफेजिया का। तो वो जो एयर आप इनटेक करते हो तो जाहिर वो जीआई से एब्जॉर्ब भी होती है और समटाइम्स वो एब्जॉर्ब नहीं भी होती, तो वो एक तो वो डिस्टेंशन करवाती है और दूसरा डिस्कम्फर्ट भी करवाती है। और कभी कभी ये होता है कि आप देखेंगे कि वो लोग अचानक इरेक्टेशन से डकार देके आ इस तरीके से वो शुरू हो जाते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सऊदी अरब में इरेक्टेशन अगर किसी को होती है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। और इरेक्टेशन जो है वो बदहजमी की अलामत होती है। मतलब आप खाना खाया तो आपकी दोस्त ऐसी होगी ना, खाना भी खाती रहेगी और बात भी करती रहेगी, तो इनको एरोफेजिया हो जाती है। किडनी की इन्वॉल्वमेंट में जो मोस्ट कॉमन है वो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है और उसके बाद टाइप 1 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, जो कि कैरेक्टराइज होता है हाइपोकैलिमिया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस और प्लस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हटा के ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जितनी सारी है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉमन है, लेकिन इस कंडीशन में ये रेयर है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में सेंसरी न्यूरोपैथी, सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी ये कॉमन है और न्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स या ऑटोनोमिक डिसफंक्शन ये भी कॉमनली प्रेजेंट। सीएनएस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस लाइक सिंड्रोम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए एक जुमला याद रखें, एक तो फीमेल होगी, दूसरा रिकरेंसी होगी, तीसरा एसिमेट्रिकल होगा। स्ट्रोक होगा लेकिन एसिमेट्रिकल। नॉर्मली रूटीन में क्या होता है, जब स्ट्रोक होता है तो जिस साइड की आर्म जाती है उस साइड की लेग जाती है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा कि अगर आर्म राइट साइड की तो लेग लेफ्ट साइड की जाएगी, तो ये इररिलेवेंट होंगे और इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल, रिकरेंट एसिमेट्रिकल। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 टाइप्स हैं और उसमें एक खतरनाक है, और ये याद रखना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ज्यादातर फीमेल को इन्वॉल्व करता है और वो भी ऑटो इम्यून नेचर है उस, और ये यंग फीमेल है। और ये भी याद रखना कि ये ब्लाइंडनेस के साथ, स्ट्रोक के साथ या न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट के साथ प्रेजेंट होता है। मस्कुलोस्केलेटल में आर्थल्जिया, हर डिजीज की तरह आर्थल्जिया, और ये आर्थल्जिया जो होगी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन इरोजिव है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो इरोजिव है। ये फर्क है। मायोसाइटिस और प्रोक्सिमल मसल वीकनेस और एलिवेटेड सीके ये भी रेयर है, लेकिन इसमें मायोसाइटिस जरूर होती है। ब्लड डिसऑर्डर्स में अगर जोग्रन सिंड्रोम को देखा जाए तो ब्लड डिसऑर्डर में आप देखें कि लिम्फोमा, बी से नॉन हाजकन लिम्फोमा ये, और माल्ट लिम्फोमा या पैराटिड गिलेट स्वेलिंग ये कॉमन है। साइटोपिनिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक चीज यहाँ नोट करना, मैं आपको बता देता हूँ, आप जितनी सारी भी ब्लड सीपी देखोगे तो आप देखेंगे उसमें एक सीरीज कम है तो आप पार्टिकुलरली कहोगे एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 2 सीरीज कम है तो आप कहोगे बायसाइटोपिनिया, 3 सीरीज कम है तो आप कहोगे पैनसाइटोपिनिया, लेकिन 2 या 2 से ऊपर हो तो यू मे कॉल इट एज ए पैनसाइटोपिनिया। लेकिन एक टर्म याद रखना, दैट इज द ट्रू पैनसाइटोपिनिया। व्हाट इज ट्रू पैनसाइटोपिनिया? नो ट्रू, हाँ चलो मैं बता देता हूँ। यस, एब्सोल्युटली राइट कि ट्रू पैनसाइटोपिनिया, आप जब पैनसाइटोपिनिया वाली ब्लड सीपी देखेंगे तो आपको सारी सीरीज कम नजर आएगी सवाई लिम्फोसाइट।
लेकिन अगर लिम्फोसाइट भी कम नजर आए तो उसको कहा जाता है ट्रू पैनसाइटोपिनिया, क्योंकि एडल्ट एज ग्रुप में लिम्फोसाइट बोन मैरो से शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं थाइमस में, लिम्फ नोड्स में, या लिम्फॉइड आर्गन में चले जाते हैं, स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। तो देखें कि पायर्स पेचेस भी हैं, वो भी तो लिम्फॉइड आर्गन है। तो लिम्फॉइड एक्स्ट्रा जो है वो मेडुलरी उसकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वहां से भी सप्रेस हो तो उसको कहा जाता है ट्रू पैनसाइटोपिनिया। उसके अलावा क्यूरियोग्लोबिनीमिया, वेस्कुलाइटिस पर्पुरा, नेफ्रोपैथी ये इसके फीचर हैं, और हेपेटाइटिस सी के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अगर जोग्रन सिंड्रोम हो, हेपेटाइटिस सी हो, तो उन पेशेंट्स में क्यूरियोग्लोबिनीमिया कॉमन है। जीआई सिम्टम्स में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जिसमें एंटी एलकेएम और एएनए पॉजिटिविटी ये कॉमन है। प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, याद रखना जब बिलियरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट में प्रेजेंट विथ पुरुराइटिस, खारिश, हाथ पे पांव पे खारिश, इतनी खारिश होती है कि वो जख्म कर देते हैं, और वहां आपने अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड या डीऑक्सीकोलिक एसिड या कोलेस्ट्रारामीन इन ड्रग्स को याद रखना है वो उसको। और डिस्फेजिया और एसोफेजल डिसमोटिलिटी ये भी कॉमन है जोग्रन सिंड्रोम में। जाहिर है जो सीक्रेशन ओरल कैविटी के अंदर तो वो एज ए लुब्रिकेंट एजेंट काम करती है, अब वो सीक्रेशन कम हो गई तो वो लुब्रिकेट प्रॉपर्ली नहीं होता और वो डिस्फेजिया प्रोड्यूस करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर में मोस्ट कॉमन जो है इसका रेनाल्ड्स फिनोमेना है, और उसके बाद वेस्कुलाइटिस में पाल्पेबल पर्क्यूरा और लिविडो रेटिकुलस, ये किसी ने देखा है लाइफ में? ये एक अर्ली चेंज है कि जब इंसान मर जाता है ना तो उसकी बॉडी स्किन पे एक टिपिकल अपीयरेंस होती है, उसको कहा जाता है लिविडो रेटिकुलस। आप नेट पे जाइएगा, इसकी एक दफा पिक्चर देख लीजिएगा, और उम्मीद है, जाहिर थोड़ा टाइम नहीं था तो इस वजह से मैं इसकी पिक्चर्स यहाँ इंसर्ट नहीं कर पाया। पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस, तो ये भी कॉमन क्लिनिकल फीचर है कार्डियोवैस्कुलर के, सॉरी रेयर क्लिनिकल फीचर है कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट इन जोग्रन सिंड्रोम। जहां ये फीमेल ज्यादा, तो फीमेल में प्रेगनेंसी या गायनी आपस के इशू भी, तो वहां पे ये क्या करता है, बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स, बचपन से पैदा होते ही इन बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक, ये चंद सिंड्रोम है जो कि मेडिसिन के बुक्स में इनका जिक्र है, कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक का जिक्र है, तो वो आपने वहां से, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन सिर्फ ये तो याद रखना कि कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक होता है। उसके अलावा इसमें दूसरी बात नोट करें कि एंटी रो जो है या एंटी एले है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं। अब जाहिर है जब प्लेसेंटा को क्रॉस कर लिया तो वही जो सेल माँ के अंदर होते हैं, वही सेल जेनेटिक ट्रांसमिशन के जरिए उनका मेप या जेनेटिक मेप वो बच्चे में भी होता है। बच्चे का वाई क्रोमोसोम तो चेंज हो सकता है, लेकिन एक्स कभी भी नहीं, ठीक है ना। माँ उसकी वही होगी, बाप चाहे कोई भी हो, हाँ ये सच है। और क्या है, तो डिस्पैरिनिया या जो है एट्रोफिक वेजिनाइटिस, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है इन द फीमेल्स। तो आ जाए कॉम्प्लिकेशन ऑफ जोग्रन सिंड्रोम पे, तो कॉर्नियल अल्सरेशन एंड विजन लॉस ये कॉम्प्लिकेशन है, और डेंटल कैरीज, दांत खाए जाते हैं, खराब हो गए डेंटिस्ट के पास, और ओरल कैंडिडियासिस, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, रेनल डिस्फंक्शन में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्राइटिस। डायग्नोसिस इसका कैसे होता है, तो जाहिर है जहां दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेशन है तो यहाँ इसके लिए भी। अब ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट में वही दो एंटीबॉडीज, एंटी रो एंटी एलए, पैरेलली आप इसका आरए फैक्टर करवाओगे, एंटी सीसीपी एएनए करवाओगे तो रूल आउट दिस सिस्टमिक सेकेंडरी जोग्रन सिंड्रोम। इसमें एक टेस्ट होती है, इसको कहते हैं शिमिस टेस्ट। हाँ, ये जब आंसू खुश्क हो जाते हैं तो उनको चेक करने के लिए ये टेस्ट की जाती है, शिमर टेस्ट। दूसरा
जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इसमें है वो है पैराटिड बायोप्सी या सिलेवरी ग्लैंड बायोप्सी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और उसके अलावा अनएस्टिमेटेड होल सिलेवरी फ्लो टेस्ट ये हमारे यहाँ नहीं होती। इमेजिंग में सियालोग्राफी, सिलेवरी स्किंटोग्राफी, एमआरआई ये रूटीन में इमेजिंग स्टडीज है जो कि यूजफुल होती हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। ये हेल्प करती हैं डायग्नोसिस में। ये डायग्नोस्टिक नहीं, ये हेल्प करती हैं डायग्नोसिस में। अब ट्रीटमेंट तो मेजॉरिटी जो कंपोनेंट है इस डिजीज का वो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, ज्यादातर सिम्टोमेटिक है। उसके बाद सिम्टोमेटिक में आप नकली आंसू देते हो, आर्टिफिशियल टीयर्स और आर्टिफिशियल सिलेविया। आर्टिफिशियल सिलेविया भी आती है, ये आपको यहाँ नोरिन में इजीली मिल जाएंगे दोनों चीजें, आर्टिफिशियल टीयर्स और आर्टिफिशियल सिलेविया। और पैरेलली इन पेशेंट्स को स्पेशली हेल्थ एजुकेशन के जरिए कहा जाता है मेंटेन योर ओरल हाइजीन। सिस्टमिक थेरेपी में हर ऑटोइम्यून की तरह इनकी भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है, जिसमें हमने प्रीवियसली जिक्र किया था कि HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। HCQ रूमेटाइड में भी काम आती है, SLE में भी काम आती है और डिजीज में भी काम आती है। तो यहाँ पे भी HCQ किसी जमाने में थोड़े दिन पहले कोविड में भी यूज हुई थी, हाँ कोविड में भी यूज हुई थी। लेकिन HCQ देने से पहले आपने एक काम जरूर करना है, वो है रेटिनोपैथी को रूल आउट करना। ये याद रखना, क्योंकि ये ड्रग लॉन्ग टर्म चलती है तो इन पेशेंट्स में अगर अंडरलाइंग रेटिनोपैथी होगी तो वीएन के इश्यूज पैदा हो जाएंगे। और पहले ही इन पेशेंट्स में जो है एक रिस्क होता है, वेस्कुलाइटिस का रिस्क होता है, कार्नियल अल्सरेशन का रिस्क होता है। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा मिथोट्रेक्सेट का जिक्र जहां हो तो वहां दो चीजें याद रखना, एक फोलिक एसिड और दूसरा फाइब्रोसिस। मिथोट्रेक्सेट एक फाइब्रोटिक ड्रग है, वो फाइब्रोसिस करवाती है, और ये फोलेट रिडक्टेज ड्रग है, तो ये फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी भी करवाती है। एजाथायोपिरिन और रिटुक्सीमेब ये भी में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में हाइड्रोक्सी या मिथो आपको रिस्पांस न करे, या वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उस पर रिस्पांस नहीं आ रहा, कंडीशन पेशेंट के सिम्टम वर्स हो रहे हैं, तो वो जो रेजिस्टेंट केसेस हैं वहां आपने ये चलाना। और ये इस वक्त कराची में अवेलेबल है और नवाबशाह में है। एनसेड और स्टीरॉइड ये तब आप यूज करोगे जब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस आपको मिले और पेशेंट को माइल्जिया या आर्थल्जिया के फीचर हो, तब आप यूज करोगे। ये बायोलॉजिकल थेरेपी जो है ना, ये न्यू एडवांसेस है। अब आने वाला जो कल है ना वो इनका है, बहुत सारी डिजीजेज में ये आ रहे हैं, बहुत सारी डिजीज। उसके अलावा लिम्फोमा का सर्वेलेंस करोगे, पेशेंट को रूटीनली आप चेकअप के लिए बुलाओगे और उसके एग्जामिनेशन करोगे, ब्लड सीपी का और लिम्फ नोड का, लेवल स्क्रीन का, कि कहीं ये लिम्फोमा को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि लिम्फोमा का रिस्क इनमें 5 to 10% होता है। लिम्फोमा बाकी चीजें तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन लिम्फोमा के लिए फिर आपने पार्टिकुलरली आप थोड़ा सा देखें कि आपने पम्प्स की कभी बायोप्सी रिपोर्ट पढ़ी है? अल्लाह तौबा, दिल कर रहा है खुदकुशी कर लो। हाँ, कुछ भी नहीं होता कि उसमें लिखा होता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल सीज, लेकिन जब आप आगा खान की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें वो बता देते हैं उसका हिस्टोकेमिकल और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। वो इतनी डिटेल्ड होती है कि वो बेहतरीन रिपोर्ट होती है और एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये जो ट्यूमर है ये रेडियोथेरेपी पे रिस्पांस करेगा या कीमोथेरेपी पे, या ये रेजिस्टेंट ट्यूमर है। वो इतनी हाई लेवल की रिपोर्ट होती है, ठीक है, इतनी हाई लेवल की रिपोर्ट होती है। एक वहां है वो भी PhD है पैथोलॉजी में, एक यहाँ है वो भी PhD है पैथोलॉजी में। फर्क क्या है कि एक वहां जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो हाई लेवल के हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, काउंटर चेक एंड बैलेंस होता है। और यहाँ कुछ भी नहीं है सर, अगर आप किसी को बोल दोगे तो वो उल्टा आपके गले में पड़ जाएगा। प्रोग्नोसिस क्या है? अगर किसी को जोगरन सिंड्रोम हो गया तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजरती है,
लेकिन जब ये सीवियर होती है और अदर सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये जिंदगी मुश्किल होती है और पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल ड्रग्स लेनी पड़ती हैं और कभी कभी वो पेशेंट जो है वो मॉर्बिड स्टेट में चला जाता है। पैरेलली इसका जो 10 ईयर सर्वाइवल रेट जो है वो 90% है। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट और सर्वाइवल डिक्रीज होता है। ओवरऑल अगर इनिशियल फेजेज में आप डायग्नोज कर लोगे, ट्रीट कर लोगे तो बेहतरीन जिंदगी, मतलब 90% लोग जो है उनका 10 ईयर सर्वाइवल रेट है। लेकिन अगर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होती है तो फिर ये कम होके 3 ईयर, 5 ईयर या उससे भी कम हो जाते हैं। हार्ट ब्लॉक हो जाए तो ऑल ऑफ द सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। रिसेंट एडवांसेस में ये जरा देख लें। मैंने इस वजह से ये रिसेंट एडवांसेस शुरू किए हैं अपने लेक्चर्स में, पहले ये नहीं थे। अभी ये मैंने इस वजह से शुरू किए हैं कि जब भी आप FCPS, MD या USMLE या प्लेब कहीं भी देने जाओगे वो लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट आर द रिसेंट एडवांसेस इन दिस डिजीज। यही क्वेश्चन होगा। आप याद रखना कि आप चाहे MD दो, FCPS दो, जो भी एग्जाम दो, वहां से ये क्वेश्चन आपको जरूर पोस्ट ग्रेजुएशन में इनकाउंटर होगा। तो इस वजह से हमने पहले से ही इसको मैदान में उतार दिया है ताकि यू विल बी अवेयर ऑफ दैट। कि इसमें देखें कि टारगेटेड बायोलॉजिकल थेरापीज है। जीन थेरापी इस वक्त पूरी दुनिया में जोर शोर से जारी है। ह्यूमन जो DNA है वो इतना बड़ा है कि जमीन से लेकर सूरज तक अगर 6 चक्कर की रस्सी बनाओ फिर भी वो छोटी है। तो इतना बड़ा DNA ह्यूमन जीनोम है। स्टेम सेल थेरापी की लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी। अब स्टेम सेल की लेवल्स होती है। एक प्राइमरी स्टेम सेल होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। क्योंकि आप देखें कि ओवम और स्पर्म एक ही जाइगोट बनाते थे, फिर वो मल्टीपल डिफरेंट सेल में। तो स्टेम सेल को भी इसी तरीके से कि जैसे स्टेम सेल स्टेप आगे बढ़ता है तो वो एक सेल की डिफरेंट टाइप बनाता है। तो इसी वजह से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा स्टेम सेल हमने पिक करना है ताकि इस डिजीज में हमें काम आए। उसके अलावा नोवल ड्रग अप्रोचेज में ये जेक इनहिबिटर्स ये तो आसान है, जेकी चैन का नाम याद रखना, तो जेक इनहिबिटर्स। तो और नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग डिलीवरी, ये नैनो पार्टिकल माइक्रो से भी आगे है। अब ऑल द ड्रग्स, मैं कर्डिसन से अल्फाज बोल रहा हूँ, कर्डिसन फार्माकोलॉजी से, ऑल द ड्रग्स आर हेप्टन्स। ये गाइटन में भी लिखा हुआ है। और हेप्टन क्या है? वो मॉलिक्यूल जिनका जो वजन है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 8000 किलो डाल्टन से कम है। आप देखें कि मोस्ट ऑफ द ड्रग, वरना जो ड्रग है ये भी तो एक फॉरेन पार्टिकल है, किसी को भी दो उसको रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं, क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 8000 किलो डाल्टन से कम है, तो वो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस नहीं देती। समटाइम्स वो देती है तो एलर्जिक रिएक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। कंक्लूजन क्या निकला कि जॉर्गन सिंड्रोम इज ए मल्टी सिस्टम। दूसरी बात ये कि ये क्रानिक ऑटो इम्यून है। तीसरी बात ये है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड को इफेक्ट करती है। चौथी बात ये है कि इसमें अर्ली डायग्नोसिस और मल्टी डिसिप्लिनरी। जब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो तो मल्टी डिसिप्लिनरी का वर्ड आप पॉलिटिकल वर्ड है, एग्जाम में आप लिख सकते हो, अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, लिम्फोमा की सर्विलेंस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या रेनल फेलियर हो जाए तो उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए आखिर में लंग ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, और प्लस रेनल फेलियर के लिए किडनी ट्रांसप्लांट का। रेगुलर मॉनिटरिंग जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से होती है। उसके अलावा बायोलॉजिकल थेरापी, स्टेम सेल रिसर्च और प्रिसिजन मेडिसिन ऑफर्स होप फॉर द बेटर आउटकम। अब चाइना वाले तो ज्यादातर वो जो है वो आकुपंचर के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं। हर चाइना वाला नहीं, कुछ हिस्से हैं चाइना के जहाँ वो होता है। और फिर हमारे यहाँ वो हकीम हजरात हैं कि बाबा दवाइयाँ तो कंटेनिंग हैवी मेटल्स, तो ये होता है। जो दूसरी डिजीज है आज, क्योंकि मैं आज 2 डिजीज पढ़ाऊंगा और 3 डिजीज जो है नेक्स्ट लेक्चर में, फिर ये कनेक्टिव टिश्यू पूरे हो जाएंगे आपके। और कनेक्टिव टिश्यू के मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में 1000 क्वेश्चन शेयर करूंगा और उसमें से आपके पास एग्जाम में वही आएंगे।
कनेक्टिव टिश्यू के 1000 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें और आपने पढ़ लिया। बस में ही नहीं है मेरे कि मैं हर एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, अब अगर इसकी पूरी डिटेल्स में जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये पूरे साल लेक्चर चले फिर भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज नहीं खत्म। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की जब आप हिस्ट्री लोगे तो वो कम से कम जो है आप उसकी प्रोफार्मा आप नेट पे सर्च करोगे तो वो भी 4 पेज की है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की हिस्ट्री की प्रोफार्मा इतना लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आप देखें कि हर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ। मैंने उसकी इटियोलॉजी, उसके रिस्क फैक्टर्स, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, प्रोग्नोसिस, एपिडेमियोलॉजी और उसकी ड्रग्स इन्वेस्टिगेशंस, आप देखें कि ये पूरा एक लेक्चर जो है वो मैंने हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिल किया है। और आपका जो पेपर बनेगा या पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से बन चुके हैं। मैं पेपर 1 साल पहले बना लेता हूँ, हाँ ये सच है। तो इस वजह से आपको याद होगा मैंने डे 1 पे आपको टेबल ऑफ रिस्क सिखाया, ठीक है। ओके, ठीक है, पीएमआर के नाम से ये मशहूर है। थोड़ा सा अटेंशन दो, थोड़ा सा खामोशी। तो जैसे ये वर्ड इंडिकेट करता है पोलीमाइल्जिया मतलब मसल पेन, ठीक है। और ह्यूमेटिका का मतलब ये है कि ये कोई ना कोई ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में अंडरलाइंग काज हो सकता है। डेफिनेशन इसकी क्या, ये इसकी फ्यू स्लाइड्स है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कवर कर लें। और ये आपके लाइफ में रूटीन में पेशेंट इनकाउंटर हो गया और आपको अंदाजा ही नहीं होगा, आप कहोगे जी इसको तो ऐसे ही है बस वहमिया, ठीक है। ये ज्यादातर वहम बोलते हैं। तो इस तरीके से लुकमान हकीम ने कहा कि 4 चीजों का मेरे पास जवाब नहीं है। एक ये कि वहम का इलाज क्या होना चाहिए, दूसरी ये कि जिसने जो नीम के दरख्त के नीचे सोया वो मरा क्यों नहीं, तीसरा ये बीमार क्यों नहीं हुआ, तीसरा ये जिसने गाय का गोश्त खाया वो मरा क्यों नहीं, और चौथा ये कि इंसान जब मर जाता है तो उसको ठंडे और गर्म पानी से नहाते हैं तो वो जिंदा क्यों नहीं हुआ। कि ये 4 ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब, इंसान मर जाता है तो उसको ठंडे और गर्म पानी से नहलाते हैं, तो कहा कि अगर उसको ठंडे और गर्म पानी से नहलाते हैं तो वो जिंदा क्यों नहीं हुआ। और नीम के दरख्त के नीचे, क्योंकि नीम का दरख्त रात के वक्त हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो हिंदू मजहब में है कि गाय हराम है, तो उसने कहा कि अगर किसी ने गाय का गोश्त खाया तो वो मरा क्यों नहीं, और वह का क्या है। तो ये 4 मतलब बड़े लोग थे तो वो अपनी फिलॉसफी बयान कर देते थे। तो इसी तरीके से पोलीमाइल्जिया र्यूमेटिका एक इसका डीटी है वहम, ठीक है ना, वहम। ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और इसमें जो क्लिनिकल फीचर है मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। पेन और स्टिफनेस, पट्टे अकड़ जाते हैं और जिस्म में दर्द, पट्टों में जोड़ों में दर्द का रहना, ये इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं। और ये दर्द जो है ये देखें कि शोल्डर, नेक और हिप, ये टिपिकल कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशिएंसी, या आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इसको ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी डिफिशिएंसी हुई। लेकिन इसमें दूसरी बात ये कि इसकी जो यूजुअल एज है वो 50 ईयर और प्लस है। उसके अलावा इसमें जो एलिवेटेड मार्कर्स आप देखें कि सीआरपी या ईएसआर ये इंक्रीज होते हैं। और जो तीसरी बात इसमें ये है कि ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस के साथ होता है। ब्रीफली मैं डिस्कस करें, इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा आप लोगों के भले के लिए। मुझे क्या है, मैं एक ही स्लाइड पे आप ये सारे मिटा दो, मैं एक स्लाइड पे आपको 1 घंटा पढ़ा के चला जाऊँ, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। जाहिर है इतना वक्त गुजर चुका है या सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये आपके भले के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें BCQs हैं जो आपके एग्जाम में, अगर आप कहोगे तो मैं स्टॉप कर दूँ। ओके जी, तो एज और जेंडर, तो एज यूजुअली इसकी 50 ईयर या अबोव है। और ये 70-80 साल वाले भी, हमारे यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रोफेसर थे उसको ये डिजीज हुई थी,
और वो 55 के बाद नाम नहीं पूछते, ठीक है। उसके अलावा ये मोर कॉमन इन फीमेल्स 2 to 3 टाइम्स। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंसिडेंस भी आप देखें कि 50 to 100 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन। और उसके अलावा ये रेयर है एशियन या अफ्रीकन, बाकी अमेरिकन पीपल में ये ज्यादा कॉमन है। कॉजेज वही है, देखें कि कॉजेज जो ये भी कनेक्टिव टिश्यू के जमरे में आती है, तो वही सेम कॉजेज जो है HLA है, फैमिली हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून डिसरेगुलेशन है, तो यहाँ पे भी वही इंटरल्यूकिन आ जाते हैं, वही साइटोकाइन्स, वही DNA अल्फा आ जाता है उसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी में। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराता है और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड टी सेल जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर सीक्रेट करते हैं। उसके अलावा इसके जो एक्सीडेंट्स हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं जॉइंट्स के अंदर और वहां से ये आर्थल्जिया या माइल्जिया के सिम्टम के साथ आते हैं। ये यूजुअली ओवरलैप करता है कि जार्ट सेल आर्थराइटिस। जार्ट सेल आर्थराइटिस को सिंपली ऐसे कि यूनिलेटरल बायलेटरल हेडेक, एज मोर देन 50 और ESR मोर देन 100। ये फीचर याद रखना कि एज मोर देन 50, यूनिलेटरल बायलेटरल हेडेक, फीवर और ESR मोर देन 100। ये आपको मिले तो आपने जार्ट सेल आर्थराइटिस को जरूर ध्यान में रखना है, या पोलीमाइल्जिया। रिस्क फैक्टर क्या है कि रिस्क फैक्टर है इसका जो है एज बताते खुद स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। फीमेल जेंडर, जेनेटिक्स और जो है वो एरिया जहां वो रहते हैं, और इसमें सब सॉर्ट ऑफ द सीजनल वेरिएशन भी है। क्लिनिकल फीचर इसके मस्कुलोस्केलेटल है और यूजुअली मल्टीपल जॉइंट्स पे पेन और स्टिफनेस। और उसके अलावा देखें कि ये ज्यादातर वहां है जहां मेजॉरिटी हाई मोबिलिटी ऑफ जॉइंट होती है। सिस्टमिक सिम्टम में यहाँ लो ग्रेड है और टेम्पोरल आर्थराइटिस में हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। फटीग, मैलेज, अनइंटेंशनल वेट लॉस और उसके अलावा न्यू ऑनसेट हेडेक, ये देखिए स्काल्प टेंडरनेस, जा क्लैडिकेशन, खाना खाते खाते जाड़ों में दर्द होना या थक जाना, इसको कहते हैं जा क्लैडिकेशन। और एक होती है इंटरमिटेंट क्लैडिकेशन जो कि पाँव में होती है उन पेशेंट में जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है, और ज्यादातर ये डायबिटीज में होती है और जिसको कहा जाता है लैरिश सिंड्रोम, लैरिश सिंड्रोम। उसके अलावा वियन लॉस, एमोरस फ्यूगस। एमोरस फ्यूगस का मतलब है सडन वियन लॉस, बैठे बैठे आंखों के सामने काले पर्दे आ गए, तो ये एमोरस फ्यूगस TIA में भी होता है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी होता है, और यहाँ ये पोलीमाइल्जिया रूमेटिका या जार्ट सेल आर्थराइटिस में भी होता है। और आगे चलकर कभी कभी क्योंकि ये आर्थराइटिस है और कंप्लीटली ब्लॉक हो गई आर्टरी, तो ये परमानेंट विजुअल लॉस भी होता है। कॉम्प्लिकेशन इसके ये 3-4 याद रख लेना कि जार्ट सेल आर्थराइटिस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, स्टीरॉइड इस पेशेंट में यूज होते हैं, तो कुशिंग सिंड्रोम के सारे क्लिनिकल फीचर इसमें आ गए, और फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड मसल एट्रोफी इफ अनट्रीटेड। जाहिर दर्द होगा तो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा तो डिसयूज एट्रोफी होगा। इसकी DT देखें कि ये मिलता जुलता है रूमेटाइड से, फाइब्रोमाइल्जिया से, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, हाइपोथायराइडिज्म या स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथी से। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि अगर पेशेंट को पोलीमाइल्जिया नहीं है तो उसमें ये फीचर अगर आपने सॉर्ट आउट करने हैं तो रूल आउट दी अदर डिजीज। डायग्नोसिस इसका यूजुअली क्लिनिकल है, और पैरेलली इसमें ESR जो है ये बहुत हेल्प करती है। ESR मोर देन 100 जो है आपको मिले तो आपने इसका जरूर सोचना है। उसके अलावा नॉर्मल CK और नॉर्मल ANA भी आपको नेगेटिव मिलेगा, CK भी नॉर्मल मिल सकता है इसमें, और नेगेटिव RF, NT-CCP, थायराइड के। अच्छा एक चीज याद रखना, द स्क्रीनिंग, ये BCQ बता रहा हूँ, द स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज TSH।
अभी मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि TSH और FT4 कि आप वो भी ऐड करो, लेकिन आपने TSH पे टिक करना है। अब स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपरथायराइडिज्म इज TSH एंड FT4 फ्री थायराइड, वो जो है ना वो स्क्रीनिंग। अब हर पेशेंट जिसमें आप हाइपोथायराइड सस्पेक्ट करो उसका फुल थायराइड प्रोफाइल नहीं लिखो, स्क्रीन के लिए आपने वो इन्वेस्टिगेशन कराना। पैरेलली इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड और टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी जॉइंट सेल आर्टराइटिस को प्रूव करने के लिए। इसमें भी देखें ट्रीटमेंट वही आ रही है। देखें कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीज जितनी सारी है सबकी जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है ड्रग की, वो सिंपल सिम्टोमेटिक से लेकर स्टीराइड से लेकर इम्यूनोसप्रेशन से लेकर बायोलॉजिकल एजेंट, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। पैरेलली इसमें देखें कि कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट भी इसमें यूज कराते हैं। बिस्फास्फोनेट, अच्छा बिस्फास्फोनेट के लिए याद रखना कि बिस्फास्फोनेट कभी भी किसी भी पेशेंट को ओरली दो तो एक चीज ध्यान में रखना, सीवियर गर्ड। जब भी किसी को भी बिस्फास्फोनेट, एलिंड्रोनेट, पामिंड्रोनेट या जोलिंड्रोनेट वगैरह वगैरह दे तो पहले उस मरीज को कहें कि खड़े हो जाए और खड़े होके ये दवा पिए, और इस दवा के साथ आप कम से कम 1 लीटर पानी का पिए, और अगले आधे घंटे तक आपने बिल्कुल सीधा नहीं लेटना, क्योंकि जैसे ही आप सीधे लेटेंगे तो उस वक्त जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो लूज होगा और ये गर्ड के सीवियर सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो ये ड्रग जब भी प्रिस्क्राइब करें, अब तो ये जोलिड्रोनिक जो इंजेक्शन आ गई है ये साल में 1 दफा लगती है, ये 12 से लेकर 14,000 की है, और ये फीमेल के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है आफ्टर द एज ऑफ मेनोपास। ठीक है, मेनोपास के बाद, क्योंकि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो इस वजह से। लाइफ स्टाइल है, लो डोज एस्पिरिन और डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये इसका मेन स्टे है। प्रोग्नोसिस इसका एक्सीलेंट है विद द ट्रीटमेंट, रिलेप्स होते रहते हैं और अनट्रीटेड केसेस में परमानेंट वीएन लॉस का खतरा होता है। रिसेंट एडवांसेस आपने देखा कि जैसे वहां वैसे यहाँ, वो सारे सेम ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि इनका ओरिजिनल मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक वो सेम है इनके हवाले से। और फिर जो है जिंक इनहिबिटर्स का भी नाम याद रखें, और जेनेटिक स्टडीज हमसे कहीं दूर है। कंक्लूजन क्या निकला कि पोलीमाइल्जिया र्यूमेटिका इज ए कॉमन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स इन एल्डरली इंडिविजुअल एंड विथ अ रैपिड रिस्पांस टू स्टीरॉइड। ये वो डिजीज है जो स्टीरॉइड पे बेहतरीन रिस्पांस करती है। नंबर 2, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट्स आर क्रूशियल, अदरवाइज ये परमानेंट जो है कॉम्प्लिकेशन जैसे कि परमानेंट वियर लॉस है वो प्रोड्यूस करेगी। न्यू बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है ये शो कर रहे हैं एक प्रॉमिस रिड्यूसिंग स्टीरॉइड डिपेंडेंसी, क्योंकि स्टीरॉइड जो है वो फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है हेड टू टो। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फाइब्रोमाइल्जिया और प्लस जो अदर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, और वो कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू। सर आपने जो बायोलॉजिकल एजेंट्स बताए इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? जी, बायोलॉजिकल एजेंट्स आर एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट्स। और सिर्फ पेशेंट को डेली